एक रात शहर में जॉन अपनी पत्नी कैरन के पास घर लौटता है। वे दोनों एक दूसरे से बहुत कम बात करते हैं और अलग अलग कमरों में खाना खाते हैं। उनकी शादी स्पष्ट रूप से टूट रही है। कुछ देर बाद वे थोड़ी देर के लिए साथ बैठते हैं और खबरें देखते हैं। रिपोर्टर कहता है कि एक तेजी से फैलने वाला संक्रमण पूरे देश पर कब्जा कर रहा है। जॉन को यकीन है कि यह एक बड़ी दवा कंपनी की साजिश है और यहाँ तक दावा करता है कि वही कंपनी वायरस छोड़ चुकी हो सकती है। कैरन उसे नजरअंदाज कर देती है क्योंकि वह उसकी थ्योरी से थक चुकी है। जॉन कहता है कि वह सोने से पहले कुछ कागज देखेगा। कैरन कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहती है लेकिन चुप रहती है। सोचती है कि वह अगले दिन बात करेगी। अगली सुबह एक तेज आवाज से उनका घर हिल जाता है। एक हवाई जहाज छत के बहुत करीब से उड़ता हुआ उसका एक हिस्सा तोड़ देता है। उसी समय कैरन आखिर हिम्मत जुटाकर जॉन से कहती है कि वह तलाक चाहती है, लेकिन वह उसे सुन नहीं पाता। वह पहले ही बाहर दुर्घटना देखने जा चुका होता है। चौंका हुआ जॉन घर लौटता है और कैरन को बताता है, जबकि दूर से सायरन की आवाजें गूंज रही होती हैं। वे बाहर देखते हैं और अफरा तफरी मची होती है। संक्रमित लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं जो लोगों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें खा रहे हैं। डरे हुए वे फिर से खबरें चालू करते हैं। जब वे अपने खाने का सामान जांचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनके पास बहुत कम बचा है। तनाव से जॉन परेशान हो जाता है और बाथरूम भागकर उल्टी करता है। कैरन तय करती है कि उसे पड़ोसी के घर जाकर सामान लाना चाहिए। वह कहती है कि अब कानून का कोई मतलब नहीं, इसलिए यह चोरी नहीं है, और वादा करती है कि वे बारी बारी से जाएंगे। थोड़ी देर बाद जॉन खाना लेकर लौटता है। वह कहता है कि पड़ोसी का दरवाजा पहले से खुला था, अब कैरन की बारी थी। बाहर जाने से पहले वह सावधानी से तैयारी करती है। हेलमेट पहनती है, दस्ताने लगाती है और अपने जूते में एक चाकू टेप से बांधती है। वह जॉन से कहती है कि अलमारी से मूविंग वाले डिब्बे निकाल दे ताकि वे जो भी सामान लाएं उसे वहां रख सकें। जब वह लौटती है तो जॉन पूछता है कि वे डिब्बे शिफ्टिंग के लिए थे या सिर्फ स्टोरेज के लिए। कैरन बस जवाब देती है और कुछ नहीं कहती। फिर वह जॉन को दोबारा बाहर भेजती है और कहती है कि अगली बार पड़ोसी का बड़ा टीवी लेकर आए। उस शाम खबरों में रिपोर्टर आखिरी बार प्रसारण करता है। वह कहता है कि यह उनका अंतिम संदेश है और वे तभी लौटेंगे जब हालात काबू में आ जाएंगे। फौज बचे हुए लोगों को निकाल रही है। अगर आपको मदद चाहिए तो अपनी खिड़की पर एक एक्स का निशान बनाएं। जॉन और कैरन अपनी खिड़की पर एक बड़ा एक्स टेप से लगाते हैं। उम्मीद करते हैं कि उन्हें बचाया जाएगा, लेकिन उसी रात एक हेलीकॉप्टर उनके घर के ऊपर से गुजरता है और रुकता नहीं। अगली सुबह जॉन देखता है कि कैरन सामान लेकर लौट रही है। वह कहती है कि उसे नींद नहीं आई, इसलिए वह दूसरे फ्लैटों में गई और जो मिला उठा लाई। जॉन उससे वादा करवाता है कि जब महामारी खत्म होगी तो वे सब वापस कर देंगे, लेकिन वह निराश होता है जब देखता है कि जो चीजें वह लाई है उनमें ज्यादातर कपड़े हैं खाने या जरूरी सामान की बजाय। उसके बाद जॉन को चिंता होने लगती है कि कहीं ज़ॉम्बी घर में घुस न जाएं। वह उनकी सुरक्षा के तरीके ढूंढना शुरू करता है, जैसे स्प्रे कैन और लाइटर से एक देसी फ्लेमथ्रोवर बनाना। कैरन भी मदद करती है। दोनों मिलकर फ्लैट में मौजूद सारे चाकू और हथौड़े इकट्ठे करते हैं। दोपहर 3 बजे रेडियो पर घोषणा होती है कि वैज्ञानिक अभी तक नहीं जान पाए कि महामारी का कारण क्या था। दुनिया के कुछ हिस्से ही संक्रमित हैं और सरकार बिजली और पानी की आपूर्ति बनाए रखने की कोशिश कर रही है ताकि हालात संभले रहें। अपने आप को व्यस्त रखने के लिए जॉन और कैरन ताश खेलते हैं। जॉन कहता है कि उसे यकीन है सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा और जोड़ता है इंसानियत इससे भी बुरी चीजों से बच चुकी है, जैसे ब्लैक प्लेग। लेकिन कैरन उसकी जबरदस्ती की उम्मीद पर चिढ़ जाती है और फिर से पीना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि सुबह के वक्त भी जब जॉन उसे डांटता है तो वह अचानक चिल्लाती है, मैं 1 साल से हर रोज पी रही हूँ और तुम्हें कभी पता ही नहीं चला। वह नर्सरी में चली जाती है और दोनों आखिरकार उस सच्चाई का सामना करते हैं जिससे वे बच रहे थे। उनकी छोटी बेटी मर चुकी थी और तभी से उनकी शादी बिखरने लगी थी। कैरन कहती है कि जल्दी ही हम दोनों भी मर जाएंगे, लेकिन जॉन उसे संभालने की कोशिश करता है। नहीं, हम बचेंगे। वे तय करते हैं कि खतरे के लिए तैयार रहेंगे और रोजाना एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हालांकि कैरन पीना जारी रखती है। एक रात उन्हें दरवाजे पर आवाज सुनाई देती है। जॉन सोचता है कि शायद बचाव टीम आई है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है एक ज़ॉम्बी अंदर घुसने की कोशिश करता है। दोनों मिलकर संघर्ष करते हैं और बड़ी मुश्किल से दरवाजा फिर से बंद कर पाते हैं। अगले दिन दोपहर में रेडियो पर बताया जाता है कि एक वैज्ञानिक वायरस को अलग करने की कोशिश कर रहा है ताकि वैक्सीन बनाई जा सके।
लेकिन स्पष्ट खबरों की कमी से हालात और खराब हो जाते हैं। अपने डर को शांत करने के लिए जॉन और कैरन धूम्रपान शुरू करते हैं। जब उससे भी फर्क नहीं पड़ता तो कैरन बताती है कि उसके पास और ताकतवर चीज है जो उसने सबूत के लॉकर से चुराई थी। जॉन पहले तो घबरा जाता है, लेकिन कैरन उसे डरपोक कहकर चिढ़ाती है, इसलिए वह उसके साथ शामिल हो जाता है। वह उसकी तारीफ करती है और फिर अपना पूरा छिपा हुआ सामान दिखाती है, ड्रग्स और एक बंदूक भी। वह यह भी कबूल करती है कि पिछली कुछ बार जब वे करीब आए थे तो उसने उसके लिए बनाए मफिन में ड्रग्स मिला दी थी। जॉन हैरान रह जाता है, लेकिन अब वह और आजमाना चाहता है। उस रात वे शराब पीते हैं और साथ में पुरानी VHS फिल्में देखते हैं। अगली सुबह कैरन गोली चलने की आवाज से चौंक जाती है। जॉन निशाना साधने की प्रैक्टिस कर रहा था और गलती से कैरन की माँ का कप तोड़ देता है। जॉन मजाक में कहता है कि कैरन को उसकी माँ कभी पसंद नहीं थी, लेकिन वह फिर भी गुस्सा हो जाती है। वह बाथरूम में जाती है और देखती है कि एक हेलीकॉप्टर उनके इलाके के ऊपर से गुजर रहा है, लेकिन रुकता नहीं। नाश्ते के दौरान जॉन कहता है कि शूटिंग की घटना ने उसे एहसास दिलाया है कि उन्हें लंबी अवधि के लिए तैयारी करनी होगी। वे टूटे हुए कप के टुकड़े दरवाजे के बाहर फेंककर शुरू करते हैं और शराब से मोलोटोव कॉकटेल बनाते हैं। वे एक्सरसाइज करते रहते हैं, लेकिन खुश करने वाला पाउडर भी इस्तेमाल करते रहते हैं। दोपहर 3 बजे वे फिर से रेडियो चालू करते हैं, लेकिन इस बार केवल शोर सुनाई देता है। अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है। जॉन और कैरन हथौड़े उठाते हैं और सावधानी से दरवाजा खोलते हैं। बाहर उनके पड़ोसी लियो और एमिली खड़े होते हैं। वे अंदर आने की अनुमति मांगते हैं और बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। प्लेन क्रैश के बाद वे लॉन्ड्री रूम में फंस गए थे। जब वे आखिर बाहर निकले तो झोंबी ने उनके अपार्टमेंट पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने जॉन और कैरन का घर इसलिए ढूंढ लिया क्योंकि उन्होंने दरवाजे के बाहर टूटे हुए कप के टुकड़े देखे थे। लियो और एमिली 2 दिन से कुछ नहीं खाए थे और खाने की गुजारिश करते हैं। जॉन और कैरन रसोई में चले जाते हैं और दोनों जोड़े आपस में धीरे धीरे फुसफुसाते हैं कि अब क्या करना चाहिए। एमिली लियो से कहती है कि कैरन अपनी बच्ची की मौत के बाद पागल हो गई थी और अब कभी बच्चे नहीं कर सकती। वह यह भी शिकायत करती है कि कैरन ने लॉन्ड्री रूम से उसके नोट्स हटा दिए। उधर कैरन जॉन से कहती है कि उन्हें खाना बचाना चाहिए और एमिली का मजाक उड़ाती है कि उसने लॉन्ड्री रूम को बेकार पोस्ट-इट नोट से भर दिया था। जॉन सोचता है कि उन्हें पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, लेकिन कैरन सुझाव देती है कि खाने में थोड़ा खुश करने वाला पाउडर मिला देते हैं, इससे भूख कम लगती है। रात के खाने के दौरान एमिली को एहसास होता है कि अपार्टमेंट में रखे कपड़े और टीवी असल में उसके ही हैं। कैरन इसे नजरअंदाज करती है और पूछती है कि अब उनका प्लान क्या है। लियो शालीनता से कहता है, अगर आप चाहें तो हम चले जाते हैं, लेकिन कैरन उन्हें बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करती। जब लियो सफाई में मदद की पेशकश करता है तो कैरन मान जाती है। उस शाम चारों साथ बैठकर पीते हैं और बातें करते हैं। एमिली बार बार लियो को जॉन से बहस करने से रोकती है ताकि उनके बीच संबंध अच्छे बने रहें। बाद में लियो और एमिली को यह सुनकर हैरानी होती है कि उन्हें फर्श पर सोना पड़ेगा। दांत साफ करते हुए कैरन गुस्से में जॉन से कहती है, ये लोग सोचते हैं कि वे हमसे बेहतर हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके अपार्टमेंट में ज्यादा कमरे हैं। अगली सुबह एमिली जानबूझकर कैरन को चिढ़ाने के लिए बाथरूम में बहुत देर तक रहती है। नाश्ते के बाद कैरन कहती है कि उन्हें खाना तभी मिलेगा जब वे सफाई में मदद करेंगे। काम करते समय एमिली धीरे से कहती है कि यह अपमानजनक है, लेकिन लियो कहता है कि उन्हें कुछ वक्त के लिए यह बर्दाश्त करना चाहिए और वह यहाँ से जाने की पेशकश भी करता है। एमिली मना कर देती है और बदला लेने की ठान लेती है। उस रात वे जॉन और कैरन पर हमला करने का फैसला करते हैं। बाद में जब कैरन झपकी ले रही होती है तो लियो और एमिली फुसफुसाते हैं, चलो अभी कर देते हैं। लेकिन कैरन उनकी बात सुन लेती है और जल्दी से जॉन को दूसरे कमरे में ले जाती है। वह कहती है कि उसे शक है कि पड़ोसी कुछ योजना बना रहे हैं। जॉन सहमत होता है और वे पहले कदम उठाने का फैसला करते हैं। कैरन कुकीज बनाती है और उनमें चोरी से पाउडर मिला देती है। कहती है कि यह सिर्फ उन्हें डराने के लिए है, लेकिन वह ज्यादा मात्रा डाल देती है। लियो और एमिली बहुत खा लेते हैं और सोफे पर मर जाते हैं। डर के मारे जॉन और कैरन खुद को शांत करने के लिए वही पाउडर ले लेते हैं। अचानक लाशें हिलने लगती हैं। लियो और एमिली ज़ॉम्बी बनकर उठ खड़े होते हैं। कैरन बंदूक उठाती है और दोनों को गोली मार देती है। इसके बाद जॉन और कैरन लाशों को दूसरे फ्लैट में घसीट कर ले जाते हैं और पूरा दिन नशे में गुजारते हैं। रात में वे स्लीपिंग पिल्स लेते हैं और गहरी नींद में चले जाते हैं। उन्हें यह तक सुनाई नहीं देता कि ऊपर से बचाव हेलीकॉप्टर उड़ रहा है।
और बचे हुए लोगों से लाइट जलाने की अपील कर रहा है। अगली सुबह कैरन कहती है कि अगर आज हमारा आखिरी दिन है तो मैं सच में जीना चाहती हूँ। वे और पाउडर लेते हैं और फिर से एक दूसरे के करीब समय बिताते हैं। बाद में नहाते समय कैरन कहती है कि जब यह सब खत्म हो जाएगा तो वह एक बच्चा गोद लेना चाहती है। जॉन सहमत होता है और दोनों कबूल करते हैं कि वे अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहते हैं। वे एक डेट नाइट प्लान करते हैं। जॉन मानता है कि अपनी बेटी की मौत के बाद वह खुद को काम में दफना चुका था, लेकिन इस हालात ने उसे दिखाया कि असल मायने क्या हैं। उस शाम एक रोमांटिक फिल्म देखने के बाद वे करीब आने ही वाले होते हैं कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। एक आवाज आती है जो खुद को रेस्क्यू टीम बताती है। कैरन दरवाजा खोलती है, लेकिन 3 गुंडे अंदर घुस आते हैं और उस पर हमला करते हैं। वे जॉन को चाकू से धमकाते हैं और कीमती चीजें मांगते हैं, जबकि उनका लीडर कैरन को दूसरे कमरे में घसीट ले जाता है। लेकिन कैरन मुकाबला करती है। वह उसके चेहरे पर आटा फेंकती है, उसे लात मारती है, फिर कैंची उठाकर उसकी गर्दन पर बार बार वार करती है। बाकी 2 उस पर झपटते हैं, लेकिन जॉन बंदूक लेकर आता है और दोनों को गोली मार देता है। वे लाशों को दूसरे फ्लैट में छिपा देते हैं और फिर से शराब पीना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें बाहर असली रेस्क्यू टीम की आवाज सुनाई देती है। जॉन और कैरन खिड़की पर भागकर हाथ हिलाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर उन्हें नहीं देखता। कैरन निराश हो जाती है क्योंकि उनका खाना खत्म होने वाला होता है। जॉन वादा करता है कि थोड़ी देर आराम के बाद वे नया प्लान सोचेंगे। आधी रात को कैरन उठती है और देखती है कि जॉन हथियार तेज कर रहा है और टॉर्च की बैटरियां बदल रहा है। वे दोनों सुरक्षा गियर पहनते हैं, एक दूसरे को चूमते हैं और झोंपड़ी से लड़ने बाहर निकलते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। वे पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। घर लौटकर कैरन बताती है कि उसे काटा गया है। जॉन उसे पकड़कर कहता है शायद वह नहीं बदलेगी या जल्द ही वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन कैरन को एक अजीब तरह की भूख महसूस होने लगती है। जॉन अपना हाथ काटता है और खून एक ग्लास में भरकर उसे देता है। वह उसे पीती है और कुछ समय के लिए उसकी भूख शांत हो जाती है। वो कहती है कि तुम हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। जॉन कहता है कि यह उसका फैसला है, बस उन्हें तब तक जीना है जब तक मदद नहीं आती। दोनों रोते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। कैरन मानती है कि अब उसे जॉन के खून की गंध आ रही है। उस रात वे बिना किसी नशे के आखिरी बार एक दूसरे के साथ होते हैं, लेकिन सुबह जॉन अकेला उठता है। बाथरूम में उसे एक चिट्ठी मिलती है। कैरन ने धन्यवाद लिखा है और बताया है कि उसे बार बार सपना आता है जिसमें वह खुद को राक्षस बनते हुए देखती है, इसीलिए वह चाहती है कि जॉन इसे खत्म कर दे। जॉन भागकर नर्सरी में जाता है और उसे वहां पाता है। वह पहले ही ज़ॉम्बी बन चुकी होती है, लेकिन खुद को जंजीरों में बांध चुकी होती है। उसकी गर्दन में एक तख्ती लटकी होती है जिस पर लिखा है मुझसे प्यार करो, मुझे मार दो। रोते हुए जॉन उससे उनके सपनों और भविष्य की बातें करता है। वह अपने हाथों को स्थिर करने के लिए शराब पीता है और बंदूक उठाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके, सैनिकों का एक दस्ते अपार्टमेंट में घुस आता है। उन्होंने खिड़की पर बना एक्स का निशान देख लिया था। जब वे नर्सरी तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जॉन और कैरन दोनों ज़ॉम्बी बन चुके हैं और उनके हाथ टेप से एक साथ बंधे हुए हैं। कैप्टन इसे प्यार कहता है, लेकिन एक और सैनिक नया कानून पढ़ता है। अब ज़ॉम्बी नागरिक नहीं माने जाएंगे और दूसरों की सुरक्षा के लिए उन्हें खत्म किया जाएगा। सब्सक्राइब फॉर मोर।